बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 7। उमराए शहर में नई रकासा के फन और हुस्न के चर्चे थे और वो बड़ी बेचैनी से जियाफत गाह में नई रकासा की आमद के मुंतजिर थे। जब सुल्तान मलिक सालेह भी अपनी नशिस्त पर बिराजमान हो गया और विंडसर कहीं नजर न आया तो इधर उधर तलाश शुरू हुई। उसका नायब कमांडर खुद चलकर उसके कमरे में आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे में खून जमा हुआ है और एक दीवार के साथ उनका कमांडर मुर्दा पड़ा हुआ है। नई रकासा भी गायब थी। इमारत के उस हिस्से में किसी का बगैर इजाजत दाखिला भी ममनू था। ड्यूटी पर हाजिर संतरियों ने बताया कि विंडसर जियाफत गाह के एक मुलाजिम के साथ अपने कमरे में आया था और उसी के साथ थोड़ी देर बाद इस इमारत से निकल गया था। यह कत्ल एक मुअम्मा था कि ये किराए के कातिलों की कार्रवाई है या सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों की साजिश का नतीजा। बिलाखिर मुलाजिम और लड़की के गायब होने की बिना पर यही ख्याल हुआ कि यह हुस्न और इश्क की रकाबत का नतीजा है। लेकिन विंडसर का कत्ल इतना मामूली ना था कि सलीबी फौज के नुमाइंदे और जासूस उसको इतनी आसानी से हजम कर सकते। चुनाचे शहर की नाकाबंदी कर दी गई और शहर से बाहर भी जासूस दौड़ा दिए गए। जियाफत गाह में सलीबी फौज के अफसरान मलिक सालेह और उसके उमारा पर गुस्से से फुनकार रहे थे और वो सब सलीबियों के सामने भीगी बिल्ली बने दुबके और सहमे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें सिवाय उनकी खुशामद और चापलूसी के। वो सब सलाहुद्दीन अयूबी की दुश्मनी में सलीबियों को अपना निजात दहिंदा समझते थे। कातिल रात ही रात में शहर से नहीं निकल सकते। सलीबी फौजी नुमाइंदा धाड़ा, हर घर की तलाशी ली जाए। यहाँ की फौज लोगों के जागने से पहले घरों में तलाशी के लिए दाखिल हो जाए और लोगों को इतना परेशान किया जाए कि वो कातिलों को खुद ही पेश करने पर आमादा हो जाएं। आप इत्मीनान रखें, ऐसा ही होगा। हल्ब के एक अमीर ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमा शहर के किलेदार जोरदीक की आवाज गूंजी, तलाशी सिर्फ उस घर की ली जाएगी जिस पर शक करने की कोई पुख्ता बुनियाद और कोई दलील होगी। सरकारी हुक्काम की मिनमिनाहट के उस माहौल में किलेदार की पुरयकीन आवाज ने सारी फिजा पर सन्नाटा तारी कर दिया। इस बात का कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था कि कोई मुसलमान रेमंड के नुमाइंदे को इस लहजे में टोकेगा। तमाम उमारा पहले ही खौफजदा थे। अब वो डर रहे थे कि इस आदमी की यह जुर्रत आमेजी उन्हें किसी मुसीबत में फंसवाएगी। वो सब उसे खश्मगी नजरों से देख रहे थे। मुसलमान पर्दा नशी खवातीन की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि कातिल को तलाश करने के लिए फौज चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करती फिरे। जोरदीक ने कहा, विंडसर जैसा काबिल अफसर कत्ल कर दिया गया है। हमें किसी की इज्जत और चार दीवारी की कोई परवाह नहीं है। सलीबी अफसर ने रौब जमाने के अंदाज में कहा, और हमें भी तुम्हारे अफसर के कत्ल की परवाह नहीं है। जोरदीक ने सलीबी नुमाइंदे को कहर आलूद नजरों से देखते हुए कहा, खामोश रहो जोरदीक। नौउमर सुल्तान ने हाकिमाना लहजे में कहा, ये लोग हमारे मेहमान भी हैं और मोहसिन भी। वो इतनी दूर से हमारी मदद को आए हैं। हमें हर सूरत कातिल को पकड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, कातिल की गिरफ्तारी के लिए हर हरबा इख्तियार किया जाए। सुल्तान की तायद में कई आवाजें बुलंद हुई। सुल्तान मुअज्जम, अगर हमने शहरियों को तंग किया तो वो सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह अयूबी के खिलाफ आप जो महाज बना रहे हैं वो कमजोर पड़ जाएगा। मैं सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ सकता हूं लेकिन अपनी कौम के खिलाफ नहीं। जोरदीक ने सुल्तान को कायल करने की कोशिश की। हमें तुम्हारी कौम के रद्द-ए-अमल की कोई परवाह नहीं। यह कत्ल अयूबी ने करवाया है और हमें हर सूरत कातिल की गिरफ्तारी मतलूब है। सलीबी नुमाइंदे ने ढिठाई से कहा, अगर सलाहुद्दीन अयूबी ने तुम्हारे एक अफसर को कत्ल करवाया है तो तुम भी तो उसके कई अफसरान कत्ल कर चुके हो और खुद सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करवाने की कोशिश कर चुके हो। क्या उसने भी अपनी रियाया को कभी इस तरह परेशान किया है? ये अयूबी का एजेंट है। एक अमीर ने हाँक लगाई, ये हमारे सलीबी दोस्तों को नाराज करके अयूबी का मकसद पूरा कर रहा है। एक और अमीर ने कहा, ये हमें मरवाएगा। खौफजदा चेहरे वाला एक अमीर मिमियाया। उमराए हल्ब किसी सूरत भी सलीबी अफसरान को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन जोरदीक सब के मुकाबले में डटा रहा कि बगैर किसी सबूत के घरों की तलाशी नहीं ली जाएगी। तो क्या हम ये समझें कि तुम भी इस कत्ल में मुलव्विस हो? सलीबी नुमाइंदे ने कहा, अगर अहले हल्ब की पर्दादार खवातीन के तकद्दुस को पामाल किया गया तो मैं किसी के भी कत्ल में मुलव्विस हो सकता हूं। जोरदीक ने जुर्रतमंदी से कहा, हम जब तक इस सरजमीन पर हैं यहां हमारा हुक्म चलेगा। सलीबी नुमाइंदे ने इंतहाई रऊनत से कहा,
ये मुल्क हमारा है और यहाँ हुक्म हमारा ही चलेगा। याद रखो कि तुम यहाँ उजरत पर आए हो और उजरत पर काम करने वाले को अपनी हदूद में रहना होगा। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी बेगुनाह घराने की हुर्मत पामाल की गई तो मैं इंतकाम लूंगा। जोरदीक अपने मौकिफ पर डटा हुआ था। मलिक साले के इशारे पर 2 उमरा जोरदीक को जियाफत गाह से बाहर ले गए। उसकी गैर हाजिरी में सलीबी अफसरान ने आपस में गुफ्तगू की कि इस किलेदार की दलेराना गुफ्तगू से लगता है कि इसकी फौज इसकी अकीदतमंद है। इन हालात में हम किलेदार को नाराज करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मकामी उमरा से मशवरा करने के बाद जोरदीक को अंदर बुला लिया गया और उसे एतमाद में लेते हुए बताया गया कि शहरियों को तंग नहीं किया जाएगा, अलबत्ता कातिलों की तलाश जारी रहेगी। जोरदीक ने 3-4 दिन तक हल्ब में रहने का इंदिया दिया। चंद दिन बाद शेख अपने घर से इस तरह नमूदार हुए कि उन्होंने अपने दोनों बाजुओं में कफन पोश बच्चे की मैयत उठाई हुई थी। उनके साथ उनके चंद मिलने वालों में उबैद और मर्दाना लिबास में मलबूस लड़की भी थी। इधर उधर से गुजरने वाले लोगों को वो बताते जा रहे थे कि शेख के घर रात को बच्चा पैदा हुआ था, वो फोत हो गया है, उसे दफन करने जा रहे हैं। कब्रिस्तान शहर से बाहर था। शहर के दरवाजे पर बैठे पहरेदार भी जनाजे के एहतराम में खड़े हो गए और यूं जनाजे के तमाम शुरका कब्रिस्तान पहुंच गए। कुछ लोग कब्र की तैयारी में लग गए और शेख का एक अकीदतमंद उबैद और लड़की को कब्रिस्तान की दूसरी तरफ दरख्तों के झुंड के पीछे ले गया। वहां फौजी वर्दी में मलबूस एक सिपाही 3 घोड़े लिए मुस्तैद खड़ा था। ये तीनों घोड़ों पर सवार हुए और दमिश्क के रास्ते पर चल पड़े। दोपहर को वो सुस्ताने के लिए आम रास्ते से थोड़ा सा हटकर एक चट्टान की ओट में ठहर गए। जोरदीक अपने 10 मुहाफिजों के साथ हमा की तरफ जा रहा था। जब वो टीलों और चट्टानों के इलाके में दाखिल हुआ तो अचानक 2 तीर उसके घोड़े की दोनों रानों में पैवस्त हो गए। घोड़ा बिदक कर भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद मजीद 2 तीर घोड़े की गर्दन पर आ लगे। जोरदीक ने दौड़ते हुए घोड़े से छलांग लगाई और एक चट्टान की ओट में छुपकर उस समत का जायजा लेने लगा जिधर से तीर आए थे। उसके मुहाफिज तीर अंदाजों को तलाश करने के लिए इधर उधर बिखर गए। वो बड़ी एहतियात से सूरत हाल का जायजा ले रहा था कि आवाज आई, पकड़ लिए, पकड़ लिए। जोरदीक के 2 मुहाफिज बैक का आवाज चिल्ला रहे थे। बाकी मुहाफिज भी उसी तरफ दौड़े। 3 नकाब पोशों को मुहाफिजों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन तीनों में से किसी के पास भी कमाने थी न तरकश। तुम्हारे तीर और तरकश कहाँ है? जोरदीक गरजा। तलवारों और नेजों के सिवा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, उनमें से एक ने जवाब दिया। 4 तीर मेरे घोड़े को लगे हैं। मेरी खुशनसीबी के मैं बच गया और तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, जोरदीक ने बड़ी हैरानी से कहा। कौन से तीर? एक नकाबपोश ने हैरत ज़दा होते हुए सवाल किया। हमारे पास तो कोई तीर ही नहीं। हम मुसाफिर हैं और सफरी थकन उतारने के लिए यहाँ रुके थे। अब जो ही चलने का कष्ट किया, आपके लोगों ने हमें दबोच लिया। तुम्हारे तमाम तर जुर्म के बावजूद मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता, इसलिए अगर जान बख्शी चाहते हो तो सच सच उस आदमी का नाम मुझे बता दो जिसने तुम्हें मेरे कत्ल के लिए भेजा है। जोरदीक ने नकाबपोश से हंसते हुए कहा। 2 नकाबपोशों ने तीर अंदाजी में मुलव्विस न होने की कस्में खाई, जबकि तीसरा नकाबपोश खामोश खड़ा रहा। देखो, किसी के लिए खुद को हलाक ना करो। अभी मौका है कि ठीक ठीक बता दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें माफ कर दूंगा, जोरदीक ने बड़े तहम्मुल से कहा। लेकिन तीसरा नकाबपोश पुरअसरार तौर पर खामोश ही रहा। इनके चेहरे से नकाब उतार दो और तलवारें भी इनसे ले लो, जोरदीक ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया। यक नकाबपोशों ने नियामों से तलवारें निकाल ली और तीसरा फुर्ती से उनके पीछे जाग खड़ा हुआ। उसके पास तलवार भी नहीं थी। इतने सारे मुहाफिजों का मुकाबला करने चले हो, जबकि तुम्हारे तीसरे साथी के पास तो तलवार भी नहीं है, जोरदीक ने कह कहा लगाते हुए कहा। बेवकूफो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। हाँ, अगर तुमने हिमाकत का इरादा कर ही लिया है तो मुझे अफसोस होगा, और मैं भी तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि हमने कोई तीर नहीं चलाया, एक नकाबपोश ने जोरदार अंदाज में कहा। मुहाफिजों ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया। मुहाफिजों का कमांडर तीसरे नकाबपोश के पीछे था। उसे कुछ शक गुजरा और अचानक उसने गैर मुसल्ला नकाबपोश का नकाब नोच लिया और सब देखकर हैरान रह गए कि वो एक लड़की थी। इसे मेरे पास लाओ, जोरदीक ने अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को हुक्म दिया। हमारे लाशें गिराए बगैर तुम लड़की को हाथ नहीं लगा सकते, एक नकाबपोश ने हैरान कुन फुर्ती के साथ लड़की की तरफ बढ़ने वाले मुहाफिज के सीने पर तलवार रखकर ललकारते हुए कहा। हमारी पूरी बात सुने बगैर और अपनी बात हमें समझाए बगैर हमें पाबंद करना इतने मुहाफिजों वाले शख्स को जेब नहीं देता। पीछे हट जाओ, जोरदीक ने बड़े तहम्मुल से अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया और फिर नकाबपोशों की तरफ मुतवज्जे हुआ। सुनने सुनाने की कौन सी बात रह गई है? खुलासा यही है कि तुम किराए के कातिल हो और ये लड़की तुम्हारा इनाम है। इनमें से एक बात भी दुरुस्त नहीं है, नकाबपोश ने कहा।
किसी सलीबी जासूस को कत्ल करना कोई जुर्म नहीं, बल्कि हमने एक मिली फरीजा अदा किया है। रही ये लड़की तो ये एक मजलूम फलस्तीनी है जिसे सलीबियों के पंजे से छुड़ाकर हम दमिश्क में मलिका रजी खातून की निगरानी में दे देंगे। नकाबपोश ये समझा था कि जोरदीक का इशारा विंडसर के कत्ल की तरफ है और वो उन्हें पकड़ने के लिए निकला हुआ है। अच्छा, तो विंडसर को तुमने कत्ल किया है? जोरदीक ने हैरत अफजा अंदाज से पूछा। तुमने दुरुस्त समझा है, नकाबपोश ने जवाब दिया। तुमने मुझ पर भी अयूबी का दुश्मन होने की बुनियाद पर तीर चलाए होंगे। जोरदीक को नकाबपोशों से दिलचस्पी सी हो गई थी। हमें मालूम है कि तुम हमा के किलेदार जोरदीक हो और सलाहुद्दीन अयूबी के दुश्मन भी, लेकिन तुम्हें यूं छुपकर कत्ल करने की हमें क्या जरूरत है? अमीर सलाहुद्दीन अयूबी हसन बिन सबा और शेख सिनान नहीं कि वो छुपकर वार करे। वो जल्द तुम्हें मैदान में ललकारेगा और अल्लाह की मदद से हम तुम्हारी फौज को शिकस्त देंगे और फिर वक्त फैसला करेगा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। बाकी रहा विंडसर का कत्ल, तो वो हालात की मजबूरी बन गया था। उस कत्ल में सलाहुद्दीन अयूबी का कोई इशारा तक शामिल नहीं है। नकाबपोश ने कुछ देर तवक्कुफ किया तो जोरदीक बोला, तो गोया तुम ये तस्लीम नहीं करते कि तुमने हम पर तीरंदाजी की है? जी बिल्कुल, हम इतने अनाड़ी नहीं हैं कि बजाय सवार के सवारी पर मशक़े सितम जारी रखें। नकाबपोश ने मुर्दा घोड़े की तरफ देखते हुए कहा। वो तो मैंने तुम्हारी गुफ्तगू से ही अंदाजा लगा लिया है कि तुम अयूबी के आम सिपाही नहीं हो, जोरदीक ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी का हर सिपाही तुम्हें खास सिपाही ही नजर आएगा, क्योंकि मकसद की लगन और मिशन से वाबस्तगी इंसान के अंदर वो जोहर पैदा कर देती है जो तोपो तुफंग से मुसल्ला मगर मकसद से आरी जर्नैलों को भी हासिल नहीं होता। जबकि तुम एक किलेदार होने के बावजूद दरख्त की टूटी हुई टहनी की तरह हालात के थपेड़ों की जद में रहते हो। तुम अपनी असलियत भूल गए। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? और इस हैसियत से क्या तुम इस्लाम के सिपाही नहीं हो? चंद रोजा ओहदा व मनसब के हसूल के लिए तुम्हें सलीबियों की चाकरी करने में भी कोई आर नहीं। तुम इतने अहम नहीं हो कि सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हारे खून से अपने खंजर को आलूदा करे। यूं महसूस हो रहा था कि नकाबपोश के तल्ख अल्फाज नश्तर बनकर जोरदीक के फोड़ों का ऑपरेशन कर रहे हो, जिसका कर्ब और तकलीफ उसके चेहरे से आया था। मैं एक फलस्तीनी लड़की हूँ। लड़की गोया हुई। मुझे मेरे अहले खाना के कत्ल के बाद 8 साल तक सलीबियों की महफिलों में नचवाया गया और मेरी जैसी हजारों लड़कियां उनकी तायुश गाहों की जीनत हैं। मैंने तुम जैसे फरेब खोरदा उमारा के बारे में सलीबियों को साजिशें करते देखा और सुना है। नहीं मालूम तुम्हारी गैरत कब बेदार होगी। कब तक अपनी बेटियों की इज्जतों की नीलामी करके ओहदों की तरक्कियां हासिल करने में लगे रहोगे? लड़की के अल्फाज गोया हथौड़े बनकर जोरदीक पर बरस रहे थे। वो इस तरह खामोश खड़ा था जैसे वो अदालत में अपनी फर्द जुर्म सुन रहा हो। उसके मुहाफिज भी हैरान थे कि इतना खुदसर और सरकश किलेदार एक मामूली लड़की और नकाबपोश की बातों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। वो सोचों में गुम लड़की और नकाबपोश की तरफ देखे जा रहा था। उसके जहन की स्क्रीन पर विंडसर के साथियों की रौनत आमेज हाकिमाना गुफ्तगू और अपनी झड़प उभर रही थी। उसके जहन में अचानक ये ख्याल उभरा कि ऐन मुमकिन है कि यह वारदात सलीबियों की तरफ से की गई हो। मैं तुम्हें अगर अपने किले ले जाना चाहूं तो? उसने नरम लहजे में इस्तफसार किया। कैदी की हैसियत से? नकाबपोश ने पूछा। नहीं, मेहमान की हैसियत से। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो, जोरदीक ने मोहब्बत आमेज अंदाज में कहा। वो उनके जवाब का मुंतजिर था कि उन सबको घोड़ों की टाप सुनाई दी जैसे कोई करीब से निकल कर जा रहा हो। लगता है कि तुम्हारे दुश्मन यहीं दुब के बैठे थे। नकाबपोश ये कहते हुए एक घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगा दी। जोरदीक के इशारे पर मुहाफिजों ने भी अपने घोड़ों को टापों के ताकुब में लगा दिया। लड़की और एक नकाबपोश वहीं खड़े रह गए थे। थोड़ी ही देर में भागने वाले नजर आने लगे। वो 2 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने अपने ताकुब में आने वालों से फासला बढ़ाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मुड़कर पीछे आने वालों पर तीर चलाया जो खता हो गया। इस दौरान नकाबपोश इतना करीब पहुंच गया था कि अपना नेजा उन पर फेंक सके। नकाबपोश ने नेजा इस महारत से फेंका कि वो एक सवार के पहलू में जाकर तराजू हो गया और वो आगे को झुकता ही चला गया। दूसरा घुड़सवार बदहवास होकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन चट्टानी रास्ते पर इस तरह भागना उसके लिए मुमकिन ना था। चुनाचे जोरदीक के मुहाफिजों ने उसे जा घेरा। उसका एक साथी नकाबपोश के नेजा लगने से मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला था। उस तीरंदाज को पकड़कर जोरदीक के पास लाया गया। थोड़ी ही देर में उसने उगल दिया कि उन दोनों को हल्ब के एक अमीर ने बेशबहा इनाम के इवज जोरदीक के कत्ल के लिए कहा था। उस अमीर के यहाँ उन दिनों सलीबी नुमाइंदों की अक्सर आमदोरफ्त रहती थी। हल्ब से जोरदीक की रवानगी के साथ ही वो 2 घोड़ों पर उस चट्टानी रास्ते में आकर छुप गए जहां से जोरदीक ने गुजरना था। वारदात के बाद जब उन्होंने 3 नकाबपोशों की गिरफ्तारी का छुप कर नजारा किया तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि उनकी तरफ अब किसी की तवज्जो मबजूल ना होगी।
चुनाचे कुछ देर के इंतजार के बाद वो खुफिया कमीगाह से निकले तो धर लिए गए। क्या तुम्हें अब भी मेरे साथ चलने में कोई हिचकिचाहट है? जोरदीक ने मोहब्बत आमेज मुस्कुराहट के साथ उबैद को कहा। यह मसला हमारा नहीं, आपका है कि आप सलाहुद्दीन अयूबी के दोस्तों को अपने साथ रखकर सलीबियों के इताब का सामना कर सकते हैं कि नहीं? उबैद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। सलीबियों ने अपने कमीना फितरत होने और मेरी गलती का मुझे एहसास दिला दिया है। एक तरफ सलीबी मेरी फौज और किले को इस्तेमाल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुझे अपने रास्ते से भी हटाने की साजिश कर रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी की बात आज मुझे याद आ रही है कि जिस दिन मुसलमान गैर मुस्लिमों की दोस्ती पर भरोसा करेंगे वही दिन उनके खात्मे के आगाज का दिन होगा। मेरे जैसे एक मामूली सिपाही को एक किलेदार से यह पूछना जेब तो नहीं देता कि अब इन हालात में आपके क्या इरादे हैं। अलबत्ता एक मुसलमान की हैसियत से दूसरे मुसलमान को गलत रास्ते पर जाते हुए ये तो कह सकता हूं कि तुम गलत समत जा रहे हो। उबैद ने जोरदीक को अपने ढब पर लाने की तदबीर करते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर यह पूरा पूरा हक हासिल है, जोरदीक ने अकीदतमंदाना अंदाज में कहा। क्या सलीबियों की साजिशों से बचने का इसके अलावा भी कोई रास्ता है जिसकी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ज़ोमाए मिल्लत को दावत दे रहा है? उबैद के लहजे में एक दाइयाना तड़प मौजूद थी। तुम सलाहुद्दीन अयूबी को कह देना कि हमा के किले को अपना किला समझे, लेकिन अपने किसी मोतमद सालार को भी पता ना चलने दे कि मैंने ये पेशकश की है। मैं कोई एलची भी उनकी तरफ नहीं भेजूंगा और ना ही कोई तहरीरी पैगाम भेजूंगा। जब भी तुम हल्ब की तरफ पेशकदमी करो, हमा के रास्ते से करना। हमा के दरवाजों को अयूबी अपने लिए खुला पाएगा। उन्हें कहना जल्दी करें, एक गुनहगार मुसलमान अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता है। दिसंबर 1174 के पहले अशरे की ये कोहर आलूद सुबह थी जब हमा के किले के संतरियों को धुंध में हल्के हल्के से मुतहर्रिक साए दिखाई दिए। शायद कोई काफिला हो या राहगीर जो रास्ता भटक गया हो। इतनी सर्दी में किसी हमलावर का तो तसव्वुर मुश्किल ही से किया जा सकता था। जूं जूं सूरज बुलंद हुआ, धुंध हटती गई और ये मुतहर्रिक साए एक बाकायदा फौज की सूरत में दिखाई देने लगे। फौज को खबरदार करने के लिए तबल पर चोट पड़ी और यकबयक पुरसकून किले में हलचल मच गई। संतरियों का कमांडर फौरन जोरदीक को इतला करने पहुंच गया। चंद लम्हों में ही जोरदीक के कमांडर भी वहां पहुंचना शुरू हो गए। सर्दी के इस शदीद मौसम में किसी के हमलावर होने का इम्कान नहीं, जोरदीक ने अपने कमांडरों को तसल्ली देते हुए कहा। अलबत्ता मुमकिन है कि सलीबियों ने मेरे कत्ल की साजिश में नाकामी के बाद मलिक सालेह से किसी और किलेदार के लिए हुक्मनामा जारी करवा दिया हो। लिहाजा तुम में से 2 आदमी जाकर मालूम करें कि ये कौन लोग हैं और किस मकसद से आए हैं। 2 कमांडर अपने घोड़ों पर सवार होकर जब बाहर निकले तो सामने सुल्तान अयूबी का परचम लहरा रहा था। ये वहीं रुक गए। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उस लश्कर से एक घोड़सवार उनकी तरफ आया। उसने आते ही उनको सलाम किया और फिर वो गौर से एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा भी होना था कि हम आपस में एक दूसरे के मुकाबले पर आएंगे। हमलावर दस्ते के कमांडर ने किले के कमांडरों को पहचानते हुए कहा। सुल्तान जंगी की जिंदगी में हम रफीक थे और अब दुश्मन बन गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? किले के कमांडर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। यह बात कहने के किला हमारे हवाले कर दो, अयूबी के कमांडर ने कहा। किलेदार को समझाओ कि वो बगैर किसी खून खराबे के किला हमारे हवाले कर दे, वरना हम तुम्हें ज्यादा मोहलत ना देंगे। तुम्हारे किले का मुहासरा किया जा चुका है और बाहर से तुम्हारी कुमक के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। किले के कमांडर कोई जवाब दिए बगैर वापस जोरदीक के पास चले गए और सारी सूरत हाल उसके गोश गुजार की। जोरदीक ने सारी बात सुनने के बाद हुक्म दिया, किले की फसीलों पर सफेद परचम लहरा दो। जोरदीक अपने चंद मुहाफिजों के साथ किले से बाहर सलाहुद्दीन अयूबी के हरावल दस्ते के कमांडर के पास पहुंचा। वो अयूबी के कमांडर की रहनुमाई में उसके खेमे में पहुंच गए। खेमे के दरवाजे पर जोरदीक को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो उबैद उबैद कहकर उससे लिपट गया। हाँ बताओ, सलाहुद्दीन अयूबी को यहां तक लाने में मैंने कोई ताखीर तो नहीं की? उबैद ने खुद को जोरदीक से अलग करते हुए कहा। मुझे ये तो उम्मीद थी कि तुम आओगे, मगर इतनी सर्दी में इतनी जल्दी तुम्हारी आमद मुतवक्के ना थी, जोरदीक ने कहा। चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो फिर गोया हुआ। आज मैं तुम्हें फिर अपने साथ किले में चलने की दावत देने आया हूं। अब फिर ये सवाल ना करना कि मेहमान की हैसियत से या कैदी की हैसियत से। दोनों ने कह कहा लगाया और खेमे में दाखिल हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने जोरदीक को बड़ी गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद उसने सलाहुद्दीन अयूबी को किले में आने की दावत दी और फिर वापस किले में आ गया। उसने अपने तमाम कमांडरों को तलब किया और उन्हें कहा, अब इस किले पर मलिक सालेह की बजाय सलाहुद्दीन अयूबी का झंडा लहराएगा। हमें ना शिकस्त हुई और ना हमसे किसी ने हथियार डलवाए हैं।
इसलिए खुद को शिकस्त खोरदा तस्वुर ना करना। हम सब मुसलमान हैं और हम सलीबियों और उनके दोस्तों के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ ही देर बाद सलाहुद्दीन अयूबी अपनी मरकजी कमान के साथ किले में दाखिल हुआ तो तकबीर के नारों के साथ उसका इस्तकबाल किया गया। अपनी मुहिम की पहली पुरअमन कामयाबी पर सलाहुद्दीन अयूबी सजदाए शुक्र बजा लाया। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज के कुछ फौजी हमा के किले में मुतय्यन किए ताकि वो हमा के दिफाई इंतजामात को मुस्तहकम करें, और जोरदीक की आधी फौज को अपनी अगली मुहिम के लिए साथ चलने के लिए तैयार किया और आधी वहीं छोड़ दी ताकि वो उसकी फौज के सिपाहियों से मजीद तरबियत ले सकें। उसने इस बात का खसूसी एहतमाम किया था कि उसके हमले की खबर हुम्स और हल्ब तक ना पहुंच सके ताकि वो दुश्मन के संभलने से पहले ही उसे जा दबोचे। उस मकसद की खातिर उसने हुम्स और हल्ब के रास्ते पर अपने जासूस फौजी फैला दिए थे, जिन्होंने उन शहरों की तरफ जाने वाले अफराद को जगह जगह रोक लिया था। रात गए तक हुम्स के किले में रक्सो सरूर और शराबो कबाब की महफिल के बाइस एक हंगामा बरपा रहा। नशे से चूर कमांडर और उसके दोस्त मखमूर आंखों के साथ महफिल जमाए बैठे थे। नूरुद्दीन जंगी ने तो हमारी जिंदगी को बेकैफो बेसरूर कर रखा था। वो मरा तो हमें मालूम हुआ कि ऐशो राहत क्या होती है। कमांडर अपने दोस्तों से खुशगपियां कर रहा था, लेकिन अब सलाहुद्दीन अयूबी उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरे कमांडर ने अपने खदशे का इजहार किया। उसका इंतजाम भी हशाशीन जल्दी कर देंगे। तीसरे कमांडर ने लुकमा दिया। वो देखो, आग जल रही है। किले की फसील पर खड़े संतरी की आवाज आई जो अपने साथी को मुतवज्जे कर रहा था। कोई काफिला होगा, उसके दूसरे साथी ने नीम दराज होते हुए बेनियाजी से कहा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि आग के चंद गोले बाहर से बुलंद हुए और फिर किले की दीवार के अंदर आकर गिरे। उसके बाद वक्फे वक्फे से गोले अंदर गिरने लगे। किले के अंदर रखे हुए सामाने रसद में कई जगह आग लग गई। नकारे बज उठे और फौजी हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। किलेदार की रंगारंग तकरीब में उथल पुथल हो गई। सिपाही मुकाबले के लिए किले की दीवार की तरफ लपके तो सामने से तीरों की इतनी शदीद बारिश हुई कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। दरवाजे के संतरियों ने अलग शोर मचा रखा था। दरवाजा जल रहा है, दरवाजा जल रहा है। यूं लग रहा था कि जैसे दरवाजे पर किसी ने आतिशगीर मादा फेंक दिया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतनी यखबस्ता सर्द रात में कौन हमलावर हो गया है। कुछ देर बाद एक पुकार सुनाई दी, हथियार डाल दो, तुम्हें कहीं से मदद नहीं मिल सकती। सलाहुद्दीन अयूबी के आगे हथियार डाल दो, जान बचाओ, तुम्हें कैदी नहीं बनाया जाएगा। यह ऐलान सारी रात वक्फे वक्फे से होता रहा और तीरंदाजी भी दोनों तरफ से जारी रही। सुबह की रोशनी में जब किलेदार ने फसीलों पर अपने सिपाहियों की लाशें और बाहर सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर का मुहासरा देखा तो उसे सूरत हाल समझने में देर न लगी और बिलाखिर किलेदार के हुक्म से फसीलों पर सफेद परचम लहरा दिए गए। अयूबी ने उस किले में हमा की फौज का एक दस्ता मुतय्यन किया और अगले दिन हल्ब की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, लेकिन हल्ब पहुंचने से पहले ही उसके हमलावर होने की इत्तला हल्ब पहुंच चुकी थी। बड़ी हैरानकुन खबर है कि इतनी शदीद सर्दी में अयूबी हम पर हमलावर हो रहा है, मलिक सालेह के एक अमीर ने कहा। अच्छा हुआ सहराई गर्मी की आदि अयूबी फौज को जब हल्ब की यखबस्ता हवाओं के थपेड़े खाने पड़ेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे और अयूबी का किश्वर कुशाई का नशा भी हरन हो जाएगा। दूसरे अमीर ने कह कहा लगाया, आप लोग इस पर गौर करें कि अब अयूबी का मुकाबला कैसे करना है। सलीबी मुशीर ने उनकी गुफ्तगू में शरीक होते हुए कहा, बस कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि सलाहुद्दीन अयूबी शहर की फसील से सर पटकता रहे और सर्दी में ठिठरता रहे। मलिक सालेह के अमीर ने फिर कह कहा लगाया, रेमंड की फौज हमारे काम कब आएगी? एक और अमीर ने सवाल उठाया। उसके अंदाज से महसूस हो रहा था जैसे उसे अपनी फौज और उसकी सलाहियत पर कोई भरोसा ना हो। हमारी फौज के आने में तो वक्त लगेगा, सलीबी मुशीर ने जवाब दिया। वक्त हासिल करने के लिए फिलहाल ऐसा इंतजाम करने की जरूरत है कि अयूबी को हल्ब के मुहासरे में ज्यादा से ज्यादा देर तक उलझाए रखा जाए, फिर हमारी फौज अयूबी के अकब से हमलावर हो और अंदर से सुल्तानी अफवाज अयूबी पर यलगार करे। सलीबी मुशीर ने कहा, लेकिन हमारे पास तो इतनी फौज नहीं है जो अयूबी की मंजनीकों और हथियारों का मुकाबला कर सके, एक अमीर ने कहा। इसके लिए अवाम को अयूबी के खिलाफ मुतहर्रिक करना होगा। आप लोगों ने शहर के अवाम को जिस तरह बदजन किया हुआ है, इस हालत में आप ज्यादा देर अयूबी का मुकाबला नहीं कर सकते, सलीबी मुशीर ने कहा। इसका हल क्या है? एक और अमीर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, इसका हल भी हमने सोच लिया है, बस आप लोग भी जरा अवाम में घुल मिल जाएं और बाकी हमारे जासूस ये काम करेंगे, सलीबी मुशीर ने आहिस्ता से कहा। चंद जरूरी अमूर तय करने के बाद ये इजलास बर्खास्त हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने नबूवत का दावा कर दिया है। उसने एक नया मजहब इजाद किया है जो कुफ्र है। अयूबी की अफवाज जिस शहर को फतह करती है वहां की तमाम खवातीन की इज्तिमाई आबरू रेजी करती है
और शहर को लूट कर आग लगा देती हैं। सलाहुद्दीन अयूबी जंगी खानदान का नमक हराम गुलाम है। वो सुल्तान का बागी है और बागी की शरई सजा कत्ल है। हल्ब के घर घर और गली गली यही अफवाहें जेरे बहस थी। सलीबी जहनी तखरीब कारी की मुहिम इस कदर पुरजोर थी कि मसाजिद के मिंबर और महराब भी उसकी लपेट में आ चुके थे और उलमा भी सलाहुद्दीन अयूबी की गुमराही और बगावत पर सीख पा नजर आ रहे थे। आलिम के रूप में हल में मौजूद सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस शेख और उसके मुरीदों ने उस सलीबी प्रोपेगंडे का तोड़ करने की बहुत कोशिश की, मगर उनको मुंह की खाना पड़ी। अवाम के अंदर अयूबी के खिलाफ बेपनाह जोशो खरोश था। शहर के संजीदा फिक्र, अहले इल्म और उमारा भी अपनी बात आवाम को समझाने में नाकाम नजर आ रहे थे। सलीबी मुशीर जानते थे कि शहर में अयूबी के जासूस भी मौजूद हैं। उन्हें बेबस करने के लिए पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई ताकि अंदर की कोई बात सलाहुद्दीन अयूबी तक ना पहुंच सके। सलाहुद्दीन अयूबी का एक जासूस शहर की नई कैफियत बताने के लिए कि वो किसी खुशफहमी में न रहे, शहर से निकलने की कोशिश में मारा गया। शहर के बाशिंदों के कहरो गजब के सामने अब जासूस भी बेबस दिखाई दे रहे थे। जासूसों के बेबस होने की वजह से सलाहुद्दीन अयूबी को पता नहीं चल रहा था कि दुश्मन के कैंप में क्या हो रहा है।